मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबको। जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। और जो ये होमगार्ड का जो सेशन चल रहा है, और उसमें जो है हम लोग कर रहे हैं आज लगातार जो ये प्रैक्टिस सेट चल कर रहे हैं, उनमें जो हमारी ये क्लास है वो आज की 14वीं क्लास है। और आप लोग लाइव जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट जो है जो क्वेश्चन है उनको अ, देख लेते हैं। तो चलिए भैया, आप लोग लाइव जुड़ेंगे, लाइव जुड़ जाइए। क्लास बिल्कुल रेडी है, क्वेश्चन कराने हैं आप सबको। और जितने भी साथी हैं जिनको जो भी जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का फॉर्म फिल किए हुए हैं, उन सब के लिए ये अच्छे क्वेश्चन है। यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं, अब तो यूपी पुलिस का एग्जाम भी आ गया है, मतलब वो फॉर्म भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया जुड़िए, चलेंगे आज के क्वेश्चन की तरफ। जी, लो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलेंगे आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है ग्रहों की गति के जो ये नियम है उनके बारे में पूछ रहा है। कह रहा ग्रहों के जो नियम हैं वो किसने दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, किसने दिया है? आइजक न्यूटन, जॉन्स केपलर, गैलीलियो या रोजर बेकन, ये आपको बताना है। ग्रहों के जो नियम हैं वो किसने दिए हैं? भैया खुश रहिए। मोटिवेशनल स्टोरी, स्वागत है आप सबका भी। तो ग्रहों के नियम को किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो आप जानिएगा जो ग्रहों के संबंधित नियम है वो सूर्य की परिकल्पना पे आधारित है। ये इसको दिया है किसने? जोहानसन केपलर ने। केपलर का नियम कहा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? केपलर का नियम कहा जाता है। और 3 नियम दिए हैं केपलर ने, ठीक है ना, केपलर ने 3 नियम दिए हुए हैं। खुश रहिए भैया अम्बू सिंह। 3 नियम, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम और परिक्रमण कालों का नियम दिया हुआ है किसने? ये केपलर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन करने हैं, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 डिग्री तापमान लगभग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 37 डिग्री? इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप जानेंगे, सी माइनस, हाँ एक फार्मूला होता है, बताइए वो क्या है फार्मूला? C/5 बराबर F-32/9। इस पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिग्री दिया हुआ है तो आपको फ़ारेनहाइट में ये निकल जाएगा। जितना डिग्री दिया हुआ है वहीं 37/5 कर लेंगे आप, बराबर F-32/9। ये 9 से यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे, यहाँ 5 से कर लेंगे, और जो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट की बात है। अगर केल्विन की बात करेगा तो फिर केल्विन कैसे निकलता है ये भी आप जानते रहिए। सर यूपी पुलिस एज का क्या हुआ है सर? जी, यूपी पुलिस एज रिलेक्शन ये कंफर्म है, आपको मिल जाएगा। 2 से 3 साल का जो भी है, अभी इस पे बहुत जल्द ही नोटिस आएगी, ये मान के चलिए। उम्मीद है कि आज आ जाए, या आज नहीं आएगी तो आज कल में वो जरूर मिल जाएगी। एक ट्विटर कैंपेन चला था, और जो विपक्ष है उसने भी जो है ट्वीट किया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जो भूतपूर्व जो है सीएम थे, तो उनके द्वारा भी ये क्या किया गया है, एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। फिलहाल क्वेश्चन है 37 डिग्री तापमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो 98.6। ये कैसे इस वाले फार्मूले से आप निकाल लेंगे, C/5 बराबर F-32/9, और ये 9 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 5 से यहाँ कर लेंगे, तो लगभग आपका आता है 98.6। अगला कह रहा है अंतरिक्ष का रंग काला दिखा दिखने का कारण क्या होता है? जो अंतरिक्ष है उसका रंग काला दिखने का कारण क्या होता है? उसमें देखिए कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, इनमें से 2 क्रियाएं होती होंगी। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, या बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण, ठीक है ना। ये आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो अंतरिक्ष का रंग, जो काला रंग दिखाई देता है, वो छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है भैया, ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ये सही है। छोटे कणों द्वारा नहीं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है,
ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, प्रकीर्णन का मतलब होता है चमक, इसी वजह से ऐसा होता है। अंतरिक्ष कैसे दिखता है, काला दिखता है। कैसे दिखेगा भाई, काला दिखेगा। वायुमंडल, वहां पर क्या होता है, वायुमंडल है, वायुमंडल का वहां होना ही नहीं पाया, मतलब वहां पर वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई चमक नहीं होगी, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो फिर कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल काला रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहा है एक मिश्र धातु जिसका एक उदाहरण है। यहाँ कोई है जो मिश्र धातु है। धातु तो आप जानते हैं, और धातुओं में क्या है, वो मिश्र है। मिश्र का मतलब जब दो धातुएं मिली, क्या मिली हो भाई, जब दो धातुएं मिली होंगी तो क्या बन जाता है, मिश्र धातुएं। दो धातुओं को मिला मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिश्र धातुएं। जी भैया क्या कह रहे हैं, मोदी जी का एक्स्ट्रा दो अब कहां पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन आप मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं ये नहीं समझ जी सर, बताएं। एज की बात कर रहे हैं क्या, हमको लग रहा है एज की। देखिए एज वाली बात है अगर यूपी पुलिस की, तो उम्मीद है कि छूट मिलेगी, आपको बता रहे हैं। जी फिलहाल देखिए क्वेश्चन है, कह रहा दो मिश्र धातु, और आपका आंसर भी आया है। एक कह रहे हैं कोलाइड विलयन, पायस, ठोस विलयन या विविध मिश्रण। ये आपको बताना है क्या है इसमें, क्या सही है। देखिए आपको बता दें, ठोस विलयन ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ठोस विलयन, कोलाइडी विलयन नहीं। ठोस विलयन का मतलब होता है जब दो ठोसों को दो क्या होंगे, धातु क्या होती है, वैसे भी आप जानते हैं धातु क्या है, ठोस है। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसे छोड़ करके, वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पारा। पारे को क्या कहा जाता है, Hg। इसे ही कहा जाता है मरकरी। ठीक है ना, इसे ही कहा जाता है मरकरी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ रहे हैं। तो ठोस जो विलयन है वही क्या है, मिश्र धातु के उदाहरण है। धातुएं होती क्या है, ये ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं भैया। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक, खाने वाला नमक, इसे ही क्या बोलते हैं, खाने वाला नमक। खाने वाला नमक भी कहा जाता है। इसका इसका आपसे पूछ रहा है सूत्र क्या होता है भैया, तो सही क्या है, केस HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, यही क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये Cl है, ये KOH है। सही जवाब क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, खाने वाला नमक। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। मतलब सब्जियों की खेती हो, फलों की खेती हो या फूलों की खेती हो, एक कल्चर कहा जाता है। इसमें लिखा होगा सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर या हर्टिकल्चर। ठीक है, बताएंगे भैया ये कल्चर कौन सा है, हर्टिकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी भैया आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जी आपने बताया NaCl, बहुत बढ़िया, सुबोध कुमार जी। और आपका अब की बार आंसर आ गया है ऑप्शन बी की तरफ, पीसी कल्चर आप बता रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, जो सब्जी फल और फूलों की खेती होती है, जो सब्जी फल और फूलों की खेती होती है उसे हर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी जो आप कहते होंगे वो वाला मामला है हर्टिकल्चर से। ठीक है ना, हर्टिकल्चर क्या है, सब्जी फूल और फलों और सब्जियों इनकी खेती की जाती है। अब सेरी कल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या है और पीसी कल्चर क्या है, इनके बारे में बताते जरूर, लेकिन समय नहीं है क्योंकि आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है। आगे देखेंगे और बता भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए यदि यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, और जो लोग नए जुड़े होंगे इस चैनल पर आज, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली के वीडियो आपको मिलेंगे। आज क्लास थोड़ी सी डिले हुई है, नहीं तो 7:30 बजे मॉर्निंग में क्लास चल जाएगी। अगला कह रहा है गुणसूत्र किससे संबंधित है, श्वसन से है, स्वांगीकरण से, आनुवंशिक लक्षणों के संचार से, पोषण से। पोषण से, स्वांगीकरण से, श्वसन से नहीं भैया, आनुवंशिक लक्षणों से संचारण से होता है। गुणसूत्र से ही, गुणसूत्र के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना, लंबाई हो गया, आंख हो गया, चेहरा हो गया, ये सब एक एक से लेकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं गुणसूत्र के द्वारा ही। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव के रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है, मानव शरीर का, जी
मानव शरीर के पीएच का लगभग मान क्या है। ये होमगार्ड की सीरीज चल रही है भैया, होमगार्ड की ये सीरीज है, और आप लोग जितने लोग हैं लाइक करेंगे सेशन को, ठीक है ना। पीएच कितना होता है कमेंट करेंगे जी। सुबोध कुमार आपका आ रहा है भैया, ऑप्शन सी बता रहे 6.7, 7.4, 8.1 या 7.9, कितना होता है पीएच मान? 7.4, बहुत बढ़िया। 7.4 क्या होता है? मानव शरीर के रक्त का जो पीएच मान है जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन शरीर में कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और एक चीज यही नोट कर लीजिए, मानव के शरीर से जितने भी जो है स्रावित होने वाले तरल पदार्थ हैं, उन सब का पीएच मान होता ही कितना है? 7.4। आप रक्त की बात किए, रक्त का पीएच मान 7। पसीने की बात करेंगे, पसीने का भी पीएच मान 7.4, ठीक है ना। और किसका? यूरिन की बात करेंगे, यूरिन की या पेशाब की बात करेंगे तो उसका भी पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगर आंसू की बात करोगे, आंसू का भी पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। तो ये मानव के शरीर में जितने भी ये स्रावित होते हैं, उनका सबका पीएच मान कितना हो जाता है भैया? 7.4। अगर यही 6.7 लिखा था, 6.7 जानते हैं, या 6.6 की बात करेंगे, ये दूध का पीएच मान है। किसका? दूध का पीएच मान है। इसको याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। 6.6 है, 6.6 का मतलब पहलवान दूध पीकर क्या करा देता है? छक्के छुड़ा देता है। क्या करता है? छक्के छुड़ा देता है। ऐसे इन सब के पीएच मान आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। और जो सात होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से अधिक जितना भी पीएच मान होगा उन सबका क्या? वो क्षारीय होंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। सेशन को लाइक करेंगे और नए लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? मतलब वो कौन सी सब्जी है यहाँ? अष्टभुज, बैगन, मूली और दूध। और इसमें कह रहा है कि किसमें जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रविराज, मोस्ट वेलकम आपका भी है। देखिए कौन सा जिंक का उच्चतम जो है स्रोत है, ये आपको बताना है कौन सा है। मतलब किनको खाने के बाद आपको जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा मिल जाएगी, वो एक कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। जिंक किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ये पहले में अष्टभुज में, ठीक है। अष्टभुज क्या है? ये एक प्रकार का, ये क्या है भैया? अष्टभुज क्या है? कितने लोगों को पता है? जिंक एक अनिवार्य खनिज है जी, बिल्कुल। अष्टभुज क्या होता है? उपरोक्त में अष्टभुज ही उच्चतम स्रोत है, बाकी लगभग में जिंक पाया जाएगा, लेकिन अष्टभुज क्या है? एक प्रकार का फल सब्जी जैसा है, ये इसमें भी क्या होता है? पाया जाता है सबसे ज्यादा जिंक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताएंगे भैया। तो देखिए ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऊर्जा अंतरण के 10% जो नियम है, ये इसको किसने दिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेमंड, हाँ लिडमैन, ठीक है ना, रेमंड लिडमैन। इन्हीं के द्वारा दिया गया ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन, ठीक। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन, निम्न में आपको बताना है निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, हाँ कौन अजैव निम्नीकरण है? काफी पाउडर है, कंपास है, सॉरी कपास है, ऊन है या नायलॉन है? कपास है, ऊन है या लायलान है? ये सही जवाब क्या होगा? तो ये लायलान है, ठीक है ना। निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण है? वो क्या है? वो आपका है नायलॉन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें जैविक क्रियाओं द्वारा क्या अपघटित ना किया जाए, ये नायलॉन ऐसा है, ये जल्दी से हाँ अपघटित नहीं होता। अपघटित होने का मतलब ये धीरे धीरे टूटना जो होता है, मिट्टी में मिलने के बाद सड़ जाना, वो धीरे धीरे उसका अपशिष्ट खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, नायलॉन ऐसा नहीं है। बाकी सब क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होंगे? कपास मतलब आप देखते होंगे यही, जिन्हें कॉटन कहते हैं, ऊन आप जानते हैं काफी पाउडर है, इनको मिट्टी में छोड़ दी, धीरे धीरे ये अपने आप जैविक क्रियाएं कर लेंगे वायुमंडल से, और क्या होंगे? धीरे धीरे अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाएंगे।
लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया? ट्विटर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा ट्विटर किसने संस्थापित किया था? किसने किया था ट्विटर? ट्विटर, आज ट्विटर का नाम जानते क्या है? आज ट्विटर का नाम एक्स है। आज ट्विटर का नाम एक्स है। एक चिड़िया बनी होती है नीले रंग की, ठीक ना, वो लोगो है ट्विटर का। ये पूछ रहा है इसके संस्थापक कौन थे? हाँ, इवान विलियम्स। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, इवान विलियम, ठीक है ना। इवान विलियम क्या है? इसके संस्थापक थे। मार्क जुकरबर्ग कौन है? ये है मेटा के। मेटा मतलब क्या है? आज के टाइम पे ये फेसबुक है, ठीक है ना। हाँ, ये फेसबुक के हैं, ठीक है ना जी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जीएनपी का अर्थ क्या है? जी, घरेलू उत्पाद। अच्छा जी, जीएनपी क्या हो जाएगा भाई? सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ना, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। बिल्कुल, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी है, ठीक है ना। और क्या होता है? जीडीपी होता है, जीडीपी। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, ये एनपी होता है। अगला है, भारतीय मुद्रा नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपके पास नोट होगा, आप उसमें देखेंगे कि कितनी भाषाओं में लिखा गया है, ये आप जान सकते हैं। कितनी भाषाओं में नोट लिखे गए हैं भाई? नोट पर कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? 12, 17, 10 या 15? सही जवाब क्या है? देख लीजिएगा, 15, ठीक है ना। कितना भैया? 17 नहीं, 15। भारत में हाँ 15 भाषाएं में लिखी गई हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब नोट होगा तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 3 क्वेश्चन और करने हमको। कह रहा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या नोएडा में? ठीक है ना। कहां स्थित है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम मतलब कहां से निकलती है? आप लोगों को बताए हैं, याद कर लो। फुलहर झील से, या लिखा होगा फुल्लर झील। क्या लिखा होगा? फुल्लर झील, ठीक है ना। ये कहां पड़ता है? पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत में। ये नदी फिर किसकी सहायक नदी है? गोमती, ये सहायक है गंगा नदी की। ये गंगा नदी में कहां मिल जाती है गोमती? गाजीपुर में। कहा समझे? गाजीपुर क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, अफीम की फैक्ट्री है यहाँ। अफीम की फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, संगम नगरी प्रयागराज। अभी देखेंगे माघ मेला लगा हुआ है, ठीक है ना जी। कानपुर लेदर चमड़ा उत्पादन ना, लेदर उत्पादन या चमड़ा उत्पादन के लिए। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसको भी कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? किसे जिम्मेदार माना जाता है ये आपको बताना है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन, इसमें एक संगठन है, उसे जिम्मेदार माना जाता है। विरोधी, अगर विरोधी प्रयास हुआ मतलब वैश्विक विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी प्रयास। ऑप्शन है इंटरपोल, नाटो, विश्व बैंक, यूएनसीटीटी। समझ रहे हैं ना। तो ये सही क्या है भैया? किसे माना जाता है? यूएन
सीसीटी, यूएनसीसीटी, इसका मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी केंद्र से, ठीक है ना? यूएनसीसी, हाँ यूएनसीसीटी, यूनाइटेड नेशन, हाँ टेररिस्ट, ठीक है ना? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा नाग, अरे भाई साहब, नाग क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, बहुलक्ष्य मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग क्या है? नाग एक प्रकार की मिसाइल है। अब ये कहां मार करती है, किस जगह मार करती है, ठीक है ना? ये करती है एंटी, ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, हाँ गाइडर मिसाइल है, ठीक है ना? आज का अंतिम प्रश्न है, तजाकिस्तान की राजधानी बताना, ठीक है ना? तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यहां आपको पता है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी सही, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे, आज के लिए बस इतना ही सर जी। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है?